कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सीक्रेट लैब से जहां मासूम बच्चों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इन बच्चों को इंसान नहीं बल्कि जिंदा हथियार बनाने की कोशिश की जा रही थी। उन्हीं बच्चों में एक थी जायून। एक दिन जायून को मौका मिल जाता है और वह जंगल के रास्ते लैब से भाग निकलती है। डॉक्टरों के गुंडे उसका पीछा करते हैं, लेकिन जंगल में वह उनके हाथ नहीं लगती। उधर जब लैब की इंचार्ज डॉक्टर बैक उसके कमरे में पहुंचती है तो सामने का मंजर देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। दीवारें खून से सनी थीं और चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। यह सब उसी छोटी सी लड़की का किया हुआ था। तभी डॉक्टर बैक की नजर कुछ ऐसे बच्चों पर पड़ती है जो अभी भी जिंदा थे, लेकिन वह बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए आदेश देती है कि उन सभी को गोली मार दी जाए ताकि इस लैब का कोई भी सबूत जिंदा न बचे। इसके बाद नोबल मैन दिखाई देता है जो जायून को पकड़ने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो चुका था। डॉक्टर बैक उसे इलाज के लिए भेज देती है और मिस्टर चोई को हेडक्वार्टर में खबर देने का आदेश देती है कि वह लड़की अब मर चुकी है, क्योंकि लैब की दवा के बिना उसका जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन था। अगले दिन एक किसान अपनी गायों को चारा डाल रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर जंगल में बेहोश पड़ी एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। किसान बिना देर किए उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि सिर पर लगी गहरी चोट की वजह से उस बच्ची की याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है। मिस्टर ली और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों उस बच्ची को गोद लेने का फैसला करते हैं, लेकिन डॉक्टर से वादा लेते हैं कि उन्हें बच्ची कहाँ से मिली इसकी बात किसी को नहीं बताई जाएगी। इस घटना के करीब 10 साल बाद जायून अब बड़ी हो चुकी थी। पढ़ाई में वह हमेशा टॉपर रहती थी और खाली समय में अपने पिता के साथ खेतों में काम भी करती थी। लेकिन परिवार की आर्थिक हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। गायों के दाम गिरने की वजह से उन्हें लगातार भारी नुकसान हो रहा था। ऊपर से जायून की मां अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी और खेती से इतनी बड़ी रकम जुटा पाना लगभग नामुमकिन था। इसी संगीत बीच एक रात जायून के सिर में अचानक भयानक दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसें फट जाएंगी। दरअसल यह बचपन में हुए खतरनाक एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट था, लेकिन उसने इस दर्द की भनक तक अपने परिवार को नहीं लगने दी। इसके बाद जायून इंटरनेट पर अपनी मां के इलाज के बारे में खोजती है, लेकिन इलाज का खर्च इतना ज्यादा था कि उसे देखकर ही चिंता बढ़ जाती है। अगले दिन उसकी मुलाकात अपनी दोस्त मियोंग ही से होती है। वह बताती है कि शहर संगीत में एक टैलेंट शो होने वाला है जिसका इनाम पूरे लाख है। इतनी बड़ी रकम से उसकी मां का इलाज भी हो सकता था और घर की सारी परेशानियां भी खत्म हो सकती थी। यही सोचकर जायून उस टैलेंट शो में हिस्सा लेने का फैसला करती संगीत है और सीधे ऑडिशन देने पहुंच जाती है। वहां वह एक गाना गाती है और अपनी छिपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बिना छुए माइक्रोफोन को हवा में उठा देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उसी के साथ उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। लेकिन शाम को टीवी पर यह देखकर मिस्टर ली और उनकी पत्नी के होश उड़ गए। उन्हें डर था कि कहीं जायून की शक्तियों का राज दुनिया के सामने ना जाए। जायून ने उन्हें समझाया कि इनाम जीतते ही वह यह सब छोड़ देगी, लेकिन वह गलत थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि नेशनल टीवी पर ऑडिशन देकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसका ऑडिशन डॉक्टर बैक ने भी देख लिया और उसकी छिपी शक्तियां देखते ही वह समझ गई कि यही वही लड़की है जो बचपन में भाग गई थी। उसने तुरंत मिस्टर जोई को जायन को ढूंढने का आदेश दिया। उस रात मिंग ही भी जायन के घर पर ही रुकी थी, लेकिन जैसे ही जायन अपने कमरे में गई उसके सिर में फिर से दर्द शुरू हो गया। इस बार दर्द इतना भयानक था जैसे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। जायन इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि घर के बाहर अंधेरे में मिस्टर चोई खड़ा था और उसने उसके घर का पता लगा लिया था। अगले दिन दोनों ऑडिशन के लिए ट्रेन से सियोल जा रही थी। मयंग ही को संगीत पूरा भरोसा था कि इस बार भी जायून ही जीतेगी। सफर के दौरान सामने वाली सीट पर एक हैंडसम लड़का आकर बैठ गया, जिसे देखते ही मंग ही उस पर फिदा हो गई। लेकिन उस लड़की की नजरें सिर्फ जायून पर टिकी थी। उसने अजीब सा दावा किया, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, याद करो मुझे। लेकिन जायून को कुछ भी याद नहीं आया। असल में वह लड़का नोबल मैन था जो 10 साल पहले जायून को पकड़ने में नाकाम रहा था। जब वह उसे पहचान नहीं पाई तो उसने अचानक उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। संगीत ये देखकर जायून डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन नोबल मैन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। न जाने कैसे उसे यकीन हो गया कि यही संगीत वही लड़की है, इसलिए वह वहां से उठकर चला गया। लेकिन जाते जाते उसने गुस्से में एक बेकसूर आदमी को बुरी तरह पीटा और चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। जैसे तैसे जायून ऑडिशन देने पहुंची। उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि वह तुरंत सेलेक्ट हो गई, लेकिन बाहर निकलते ही उसके सिर में फिर से तेज दर्द शुरू हो गया। वह भागकर बाथरूम में गई। इस बार उसकी नाक से भी खून बहने लगा। तभी उसे डॉक्टर की कही बात याद आई कि उसे एक दुर्लभ दिमागी बीमारी है। उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 1 या 2 महीने बचे थे और इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर बैक के पास था। खून साफ करके जायून वापस बाहर आ गई। टैक्सी का इंतजार करते हुए अभी कुछ ही पल हुए थे कि अचानक 2 काली गाड़ियां हमारे सामने आकर रुकी। उनमें से कई लोग बाहर निकले और हमें लिफ्ट देने की जिद करने लगे, लेकिन उनका असली इरादा हमें किडनैप संगीत करना था। जब मयंग ही ने मना किया तो उन्होंने हम दोनों को घेर लिया।
लेकिन मौका मिलते ही जायन और मयंक ही वहां से भाग निकली। किसी तरह दोनों अपने होम टाउन तो पहुंच गई, लेकिन वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई बस नहीं आई। तभी वहां नोबल मैन अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गया। उसने झूठ बोला कि बस कुछ किलोमीटर दूर पंचर हो गई है और दोनों को लिफ्ट ऑफर की। लेकिन ट्रेन वाली घटना के बाद जा यूनन उसके साथ जाने की गलती नहीं कर सकती थी। तभी नोबल मैन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए, तुम्हारे माता पिता बूढ़े हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। यह धमकी सुनते ही जायून पागलों की तरह अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके माता पिता बिल्कुल सही सलामत संगीत थे और मियोही के पिता के साथ गेम खेल रहे थे। तभी जायून को एहसास हो गया कि यह सिर्फ तूफान से पहले की संगीत शांति थी। इसी बीच एक वैज्ञानिक जब अपने घर लौटा तो उसने देखा कि नोबल मैन उसके पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर संगीत चुका था। जब उसने पूछा कि उसके परिवार को क्यों मारा गया, तो नोबल मैन के साथ खड़ी लड़की ने जवाब दिया, हेडक्वार्टर से सिर्फ तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला था, लेकिन उसमें कोई मजा नहीं होता। इतना कहकर उन्होंने उस वैज्ञानिक को भी मार डाला। इसके बाद नोबल मैन एक बॉडीगार्ड के पास पहुंचा जो अभी भी सांस संगीत ले रहा था। यही पता चलता है कि उसके पास भी टेलीकिनेसिस की शक्ति है। उसने अपनी ताकत से गन को हवा में उठाया और उसी से बॉडीगार्ड को तड़पा तड़कर मार डाला। उधर कंपनी में भी खेल पलट चुका था। डॉक्टर बैक ने मिस्टर रुई को बुलाकर कहा, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, इसलिए ये छुट्टी लो। लेकिन मिस्टर चोई समझ गया कि डॉक्टर बैक उसे नौकरी से निकालना चाहती संगीत है, क्योंकि जायन का पता चलने के बाद अब कंपनी को उसकी जरूरत नहीं रही। अपनी नौकरी बचाने के लिए वह सीधे अपने बॉस के पास पहुंचा संगीत, लेकिन वहां उसे एक नया और खौफनाक मिशन मिला। डॉक्टर बैक के पहुंचने से पहले उस लड़की को मार डालो, उसका दिमाग निकालो और मेरे पास लेकर आओ। अब जायून के पीछे सिर्फ डॉक्टर बैक ही नहीं, बल्कि एक और मौत का सौदागर भी पड़ चुका था। इधर जायून और उसका परिवार उस खतरे से बिल्कुल अनजान था जो उनके सिर पर मंडरा रहा था। रात को अचानक जायून की घबराहट से नींद खुल गई। जैसे ही वह बाहर आई, एक आदमी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। उसने देखा कि मिस्टर चोई के आदमियों ने मोंग ही को पकड़ रखा था। जायन उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं वो लड़की नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। लेकिन उनमें से एक ने अपने चेहरे के पुराने घाव दिखाते हुए कहा, ये घाव तुमने ही दिए थे और अब मुकर रही हो। जायूनन बार बार दया की भीख मांगती रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोंगी की गर्दन पर चाकू रखा, उसका सब्र टूट गया। पलक झपकते ही उसने वहां खड़े सभी आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। आखिरी बचे आदमी से उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था मैं वह नहीं हूं, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? और ये कहकर उसे भी खत्म कर दिया। जायून का ये खौफनाक रूप देखकर मंग ही बुरी तरह डर गई। वहीं जब जायून को होश आया तो उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि उसने अकेले ये सब कैसे कर दिया। संगीत तभी नोबल मैन वहां आया और जोर जोर से तालियां बजाते हुए बोला, वाह, लगता है तुम्हारी यादें वापस आ रही हैं। सच कहूं तो एक पल के लिए मैं भी तुम्हारी इस संगीत मासूमियत से धोखा खा गया था। फिर उसने मंग ही की तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगती? संगीत खेती करना, घर का काम करना, फिर तुम्हारे साथ घूमना, क्या तुमने ऐसे कभी पढ़ाई करते देखा है? फिर भी हर साल क्लास में टॉप करती है। अगर ये चाहे तो पूरे देश में टॉप कर सकती है। किसी भी भाषा को एक बार सुनकर सीख सकती है, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं करती ताकि किसी को इस पर शक ना हो। मयंक ही को फिर भी यकीन नहीं हुआ। ये देखकर नोबल मैन बोला, देखो हम शरीफ लोग हैं, खून खराबा नहीं चाहते। अगर अपना अतीत और अपनी याददाश्त वापस चाहिए संगीत, तो चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारे माता पिता और इस शहर में जिसे भी तुम जानती हो, हम सबको मार डालेंगे। जायून के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो उनके साथ चलने को तैयार हो गई। कुछ देर बाद सभी हेडक्वार्टर पहुंच गए। बाहर से यह जगह किसी खंडहर जैसी लग रही थी, लेकिन अंदर डॉक्टर बैग की सीक्रेट लैब छिपी हुई थी। संगीत वहां पहुंचते ही उन्होंने जायून को एक कुर्सी से कसकर बांध दिया, लेकिन वह जानबूझकर बंधी संगीत रही और डरने का पूरा नाटक करती रही। वह बार बार पूछती रही, ये कौन सी जगह है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तब डॉक्टर बैक ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिससे उसके अतीत की धुंधली यादें वापस आने लगी। कैसे उसी ने उसे बनाया था और कैसे वह उन सभी बच्चों को खत्म करना चाहती थी। डॉक्टर बैक ने बताया कि उसकी शक्तियां संगीत ही उसकी जान ले रही हैं और इस दवा के बिना उसका दिमाग फट जाएगा। तभी जा यूनन की नाक से खून बहने लगा और उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर बैक ने तुरंत उसे नीला इंजेक्शन लगाया और कहा, इसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो। दवा शरीर में जाते ही उसका सारा दर्द पल भर में गायब हो गया और पहले से भी ज्यादा ताकत महसूस होने लगी। संगीत इसके बाद डॉक्टर बैक बोली, जिंदा रहना है तो हर महीने ये इंजेक्शन लेना होगा, वरना तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगी। उसे पूरा यकीन था कि अब जायन उसकी मुट्ठी में आ चुकी है, लेकिन तभी एक कोने में खड़े नोबल मैन को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। संगीत उसे एहसास हो गया कि जायून को यहाँ पकड़कर नहीं लाया गया, बल्कि वह अपनी मर्जी से आई थी ताकि उसे वहीं इलाज मिल सके। जब डॉक्टर बैक ने पूछा, मेरा गिफ्ट कैसा लगा, तभी जायून अपना असली रूप दिखाते हुए मुस्कुराकर बोली, सच कहूं यह मेरी सोच संगीत से भी बेहतर है। और अगले ही पल उसने वहां खड़े एक गार्ड को एक झटके में मार डाला। ये देखकर डॉक्टर बैक समझ गई कि दवाई देकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने तुरंत कमरे में जहरीली गैस छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन जब धुआं छंटा तो जा यूनन वहां थी नहीं।
वह छत तोड़कर संगीत सीधे कंट्रोल रूम पहुंच गई और वहां मौजूद सभी गार्ड्स को मार गिराया। फिर उसने डॉक्टर बैग का गला संगीत पकड़ लिया और बोली, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूल गई? एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मुझे वह दिन याद ना आया हो जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसने आगे कहा, मुझे पता था मेरा वक्त खत्म हो रहा है और तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था, इसलिए मैंने याददाश्त खोने का नाटक किया और जानबूझकर टीवी पर ऑडिशन दिया ताकि तुम खुद मेरे पास आओ। मुझे सिर्फ वह इंजेक्शन चाहिए था। इतना कहकर उसने डॉक्टर बैग के पैर में गोली मार दी संगीत और पूछा, अब बताओ दवाई का फॉर्मूला कहाँ है? उधर बाहर नोबल मैन और मिस्टर चोई के आदमियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। जायून डॉक्टर बैग को घसीट कर ले जा रही थी कि तभी नोबल मैन वहां पहुंच गया और उसने उस पर जोरदार हमला कर दिया। लेकिन जायन को जरा भी दर्द नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था। इसके बाद नोबल मैन पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा संगीत, लेकिन जायून के सामने वह कुछ भी नहीं था। उसने उसे जमीन पर पटक दिया और बोली, तू तब भी कमजोर था और आज भी कमजोर है। गुस्से में नोबल मैन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जायून ने उसे बुरी तरह पीटा। वह बार बार उसे थप्पड़ मारकर एहसास दिला रही थी कि वह उससे कितना कमजोर है। आखिर में एक जोरदार लात मारकर उसे दूर संगीत फेंक दिया। जायून जैसे ही नोबल मैन को खत्म करने वाली थी तभी किसी ने उसे गोली मार दी। पीछे मुड़कर देखा तो वह मिस्टर चोई संगीत था। वह यहाँ सबको खत्म करने आया था, लेकिन हालात देखकर उसे समझ आ गया कि आधा काम पहले ही हो चुका है। तभी नोबल मैन की साथी लड़की ने मिस्टर चोई पर हमला किया, लेकिन उसने उसे पकड़कर लगातार घूंसे मारे और बेहोश कर दिया। तभी मिस्टर चोई ने देखा कि जायून वहां से गायब हो चुकी है। वह उसे ढूंढ ही रहा था कि अचानक जायन संगीत उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। वह मुस्कुराकर बोली, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। ये सुनते ही मिस्टर चोई ने हमला कर दिया। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जायन की ताकत के सामने टिक नहीं पाया। अगले ही पल जायन संगीत ने उसकी गर्दन तोड़ दी और उसे भी मार डाला। अब वहां सिर्फ जायन और नोबल मैन बचे थे। आखिरी सांस तक नोबल मैन हार मानने को तैयार नहीं था। संगीत, उसने कहा, तुझे दवा चाहिए ना? वह कंट्रोल रूम की तिजोरी में है। तभी उसकी बेहोश साथी लड़की फिर से उठ खड़ी हुई और पीछे से जायून पर हमला कर दिया, लेकिन जायून ने तुरंत पलटकर उसका मुंह दबोच लिया और उसे भी खत्म कर दिया। हालांकि मरने से पहले वह जायून के पेट में चाकू घोंप संगीत चुकी थी। जायून अभी पेट में धन से चाकू को देख ही रही थी कि तभी नोबल मैन ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। उसने ट्रिगर दबाने की पूरी कोशिश संगीत की, लेकिन उंगली हिल तक नहीं पाई, क्योंकि जायन अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति से उसे पूरी तरह कंट्रोल कर चुकी थी। जायून ने अपने पेट से चाकू निकाला और सीधे नोबल मैन पर टूट संगीत पड़ी। उसने लगातार कई बार किए, जिससे नोबल मैन खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर जायून ने उसके सिर पर बंदूक तान कर पूछा, दवाइयों वाला लॉकर कहाँ है? लेकिन नोबल मैन बोला, उन्होंने हमें ऐसा राक्षस बना दिया है कि चाहकर भी हम ठीक से मर नहीं सकते। उसकी संगीत बात सुनकर जायन हंस पड़ी और बोली, इतने उदास क्यों हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारी यह मुश्किल आसान कर दूंगी। बस चुपचाप बताओ लॉकर कहाँ है। नोबल मैन ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब बेकार है और पूछा, क्या संगीत तुम सच में ऐसी जिंदगी जीना चाहती हो? लेकिन जायून ने साफ कह दिया, मुझे ऐसी जिंदगी से नफरत है। मैं तो बस जायून बनकर अपने माता पिता के साथ रहना चाहती थी। इतना कहकर उसने नोबल मैन को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। संगीत सबका खेल खत्म करने के बाद जायून लैब के अंदर गई और वहां मौजूद सारी जरूरी दवाइयां अपने साथ ले ली। इसके बाद जब वह घर लौटी तो वहां पुलिस मौजूद थी, इसलिए छिपते हुए वह अपने माता पिता से मिलने अस्पताल पहुंची। वहां पता चला कि उसकी मां संगीत की हालत बेहद नाजुक थी। वह अल्जाइमर की आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी थी। उन्हें बचाने के लिए जायून ने अपने पिता को लैब से लाई हुई दवा दी और कहा, यह दवा मां को करीब 8 महीने और जिंदा रख सकती है। लेकिन उसके पिता दुखी होकर बोले, अब तुम्हारी मां के लिए भगवान के पास जाना ही बेहतर है ताकि उन्हें इस दर्द से मुक्ति संगीत मिल सके। तब जायून ने उनसे वादा किया कि वह एक दिन जरूर वापस आएगी। जाने से पहले उसके पिता भावुक होकर बोले, संगीत, तुम कहीं भी पैदा हुई हो और चाहे जैसी भी पैदा हुई हो, लेकिन हमने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार किया है। इतना कहकर उन्होंने उसे जाने के लिए कहा। जैसे ही वह पीछे मुड़े, जायन वहां से जा चुकी थी। जाते जाते मोंगी को भी एहसास हो गया कि जायन उससे मिलने आई थी। शायद यही उनका आखिरी अलविदा था। संगीत 3 महीने बाद कहानी एक नई जगह पहुंचती है, जहाँ यूनन डॉक्टर बैग की जुड़वा बहन आयरीन के पास पहुंचती है, जो इन सबसे दूर क्षण जिंदगी जी रही थी। लेकिन जा यूनन आखिर उसे भी ढूंढ ही लेती है। उसे देखकर आयरीन कहती है, तो तुम ही हो जा यूनन, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। जा यूनन जवाब देती है, संगीत, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम्हारी बहन और बाकी लोगों के साथ क्या हुआ। मुझे अपनी बीमारी का हमेशा के लिए इलाज चाहिए और सुना है उसका रास्ता सिर्फ तुम बता सकती हो। यह सुनकर आयरीन डर जाती है और उसे 20 महीने की दवा देती है। फिर ताना मारते हुए कहती है, इतनी संगीत सी बात के लिए तुमने इतनी तबाही मचा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस महिला से आखिर में जायून मिली, वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज छुपाए बैठी है। और पार्ट संगीत 2 में पता चलेगा कि जायून से भी कई गुना खतरनाक लोग अभी जिंदा है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं द विच पार्ट 2 संगीत की पूरी कहानी भी इसी तरह समझाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।